हेलो। आ रही है सर। अच्छा, तो किसी ने लास्ट वीक का कुछ काम किया, कुछ चार्ट्स पे? मुझे लगता है कि पर्सनली आप जैसे आप जनरली 7-8 चार्ट देते हो, उसकी जगह पे 1 या 2 चार्ट ही दें, तो शायद हम लोग उस चार्ट को देख के ही कुछ कॉमन काम कर लें। ऐसे तो आप हर वीक पूछते हो और हर वीक हमें शर्म आती है, जवाब देते हो कि कुछ नहीं किया। क्या करें? चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, देखते हैं उसका भी क्या कर सकता हूँ, कैसे एंगेज करूं भाई आप लोगों को। वही मैं कह रहा हूँ ना कि बड़ी कोई नहीं, चलो ठीक है। इम्पोर्टेंसी, ओके। इम्पोर्टेंसी का मेन तो हमने कवर कर लिया था बेसिक्स में, जो मतलब आगे भी हम कुछ उसके प्रोमिनेंट क्लासिकल टेक्स्ट जो दिखा कहता है वो वाले कुछ मैं आपको पैरामीटर्स भी यूज करके दिखाऊंगा जब और डेप्थ में जाएंगे। बट इम्पोर्टेंसी के साथ साथ एक और चीज आती है जहाँ पे, अच्छा, इम्पोर्टेंसी भी दो तरीके की होती है। जहाँ पे एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी कि अ मेल पर्सन इज अनेबल टू हैव एन इरेक्शन इन हिज प्राइवेट ऑर्गन। एक होता है सीमन की पोटेंसी नहीं है। तो ये दो तरीके की हो जाती है। तो एक इसमें आता है रिड्यूस्ड सीमन, यानी कि सीमन की क्वालिटी कह लो, सीमन की क्वांटिटी कह लो, जो भी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको किया जाता है। तो रिड्यूस सीमन का कॉम्बिनेशन क्या है? वीनस इन ऑड साइन लगना एंड मून कंजंक्ट सैटर्न इन 4th हाउस। यानी कि ऑड नंबर का लगना हो 1, 3, 5, 7, 9, 11। ऑड नंबर का लगना हो अगर उसमें वीनस है एंड मून कंजंक्ट इन 4th हाउस, मून कंजंक्ट विद सैटर्न इन 4th हाउस। फिर सेकंड है वीनस इन 7th हाउस आस्पेक्टेड बाय लग्ना लॉर्ड। अब एकांत जी ये किस चीज का बता रहे हैं? मेरा ये फिर नेट चला गया था। ये रिड्यूस्ड सीमन की। अच्छा, अभी यही बताया ना आपने, कुछ और तो हाँ, नहीं? दो बता दिए इसमें। अच्छा रिड्यूस सीमन के ऊपर ही बात करिए पहली। अच्छा, अभी तो वीनस इन नॉर्थ साइन आपने बताया था, मून हाँ कंजंक्ट, और वीनस इन 7th हाउस। हाँ, वीनस इन 7th हाउस आस्पेक्टेड बाय लग्ना लॉर्ड। ऐसा लगना, हाँ जी। ठीक है। अभी बस यही बताया आपने, तीनों चीज। हाँ हाँ। ठीक। फिर आता है मून इन वीनस साइन, यानी कि टॉरस और लिब्रा में कहीं पे भी, किसी भी इन दोनों में से किसी में भी हो, तो इट कैन आल्सो कॉज रिड्यूस्ड सीमन इन द मेल नेटिव। और इसमें लेकिन साथ में क्या है, यहाँ पे मून एग्जॉल्टेड होगा। तो टेक्स्ट में तो ये ऐसे ही मेंशन्ड है, बट ओवरऑल इसमें मून को अफ्लिक्शन होना जरूरी है, जो ऑब्जर्वेशन मेरी कहती है। तो इसमें आप फंक्शनल मेलेफिक प्रायोरिटी पे देखें कि फंक्शनल मेलेफिक कौन है। 6 से 12 के हाउसेस के रूलिंग लॉर्ड उसको देख रहे हैं क्या? फिर एक और आता है इम्पोर्टेंसी में रिड्यूस्ड सेक्सुअल पोटेंसी, जो अब इसको मैं कैसे समझाऊं? आप इसको भी कहीं ना कहीं स्पर्म की क्वालिटी के साथ ही रिलेट कर सकते हो। तो इसके कुछ कॉम्बिनेशंस क्या हैं? सैटर्न एंड मरकरी इफ दे आर म्यूचुअली एस्पेक्टिंग। कंजंक्शन नहीं है यहाँ पे। इन जनरल लोग सैटर्न एंड मरकरी के कंजंक्शन को इम्पोर्टेंसी का योग ले लेते हैं, बट यहाँ पे म्यूचुअल एस्पेक्ट है। सन एंड मून इफ दे आर म्यूचुअली एस्पेक्टिंग,
यानी कि पूर्णिमा का बर्थ होगा वो, और कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का, चतुर्दशी का बर्थ हो सकता है वो। ये मोहित गोयल के नाम से कौन है? ये मैं दूसरे उस पे ट्राई कर रही हूँ, अच्छा, लैपटॉप पे। हाँ जी, ठीक है। वो एक्चुअली इसमें स्क्रीन कुछ नहीं आएगी ना, तो इससे मैंने हाँ सोचा हाँ, लैपटॉप में एक साइड में ट्राई करती रहूँ तब तक। ठीक है, हाँ कर दिया वो मैंने ऐड, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। सन एंड मार्स, if they are mutually aspecting each other, तो ये की कॉम्बिनेशन बनता है। और जुपिटर कंजंक्ट विद राहु, ये कॉम्बिनेशन बनाता है। तो जुपिटर कंजंक्ट विद राहु आपको बहुत सारे चार्ट्स में मिलेगा। तो इसके लिए मतलब, क्योंकि ये तो 1 साल के लिए जुपिटर रहता है और 1.5 साल के लिए राहु एक उसमें रहता है, तो इसको आपको नवांशा में भी चेक करना है। यानी कि नवांशा में भी क्या जुपिटर और राहु की म्यूचुअली आस्पेक्ट है या कंजंक्शन है, तब ये पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। कंजंक्शन को प्रायोरिटी देना, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन देते हो या दोगे, ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आएगा। फीमेल नेटिव के साइड से भी आएगा, मेल नेटिव के साइड से भी आएगा, एक दूसरे के लिए कि मेरी वाइफ का चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड का चल रहा है, या मेरे बॉयफ्रेंड का चल रहा है, या मेरे हस्बैंड का चल रहा है। ये वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास। तो इसके मैं कुछ आपको चार्ट्स भी दिखाऊंगा अभी। आप लोग अपने एंड से बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन आप देखते हो या आपको पता है किस तरीके से ये बनता है, फॉर्म होता है। मेरे को तो ये लगता है when the combination of 7th, 2nd, 11th house and its dasha operating after marriage. 7th, 2nd and 11th house हाँ, and dasha operating after marriage. इन्हीं हाउसेस की। हाँ जी। ओके, सेकंड क्यों? Second is because it is 8th from 7th. ओके, Hidden secret, that is from 7th. और 11th क्यों? Because it shows friendship and basically friendship and this thing. ओके, और कोई बताना चाहेगा? 5th is also included in that. 5th, that is affair. ओके, 5th का, हाँ ठीक कह रहे हो आप, अफेयर का एक रोल आ जाता है जनरली जो हम देखते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल इज समथिंग आफ्टर मैरिज। Venus afflicted with Rahu वो सब लोग चार्ट देके बता रहे हैं। or Saturn afflicted by Moon. Oh, sorry, Moon afflicted by Saturn. अभी क्योंकि मेल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ मेल चार्ट्स दिखा रहा हूँ। 5 चार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इन पे भी बात करेंगे। एकांत, आपने मेरा सुना था कॉम्बिनेशन? हाँ हाँ, बताओ, दोबारा बताओ एक बार। वीनस का मेलिफिक एसोसिएशन विद राहु, नहीं, हाँ राहु, हाँ, also Venus Mars conjunction and in affliction, and Moon afflicted by Saturn. Moon afflicted by Saturn. Yes. Okay. Moon houses afflicted by the Kama houses and 8th and 5th. Houses involved the Kama houses, 8th and along with 8th and 5th house. Okay. तो 12th हाउस का कोई रोल नहीं है इसमें? Yes, 12th house का भी रोल आ जाता है। चलो लिखो थोड़ा सा, फिर अभी इन चार्ट्स पे प्रैक्टिस भी करके देखेंगे क्या क्या लग रहे हैं, ठीक है। लग्न लॉर्ड
conjunct with 7th lord or aspecting 7th lord. Mercury conjunct with Venus in 7th house, 8th house, 9th house and 10th house. इनमें से कहीं पे भी हो, 7th, 8th, 9th, 10th. Mercury in 7th house or 12th house. Seventh lord combust in Lagna or in own house. Second lord and 7th lord with 10th lord in 10th house. Moon, Mars and Sun together in 7th house. Second lord and 7th lord in 9, 6, 8, 12 houses. 9th house, 6th house, 8th house, 12th house, कहीं पे भी हो. But they should be together or mutually aspecting each other. Venus conjunct with Mars in 7th house or in 10th house. Venus in 7th house in Vargas of Saturn and Mars. And further, if it is aspected by Saturn or Mars also in Rashi chart, then it becomes a prominent yoga. वर्गस ऑफ सैटर्न का क्या मीनिंग हुआ सर? एक बार सर, रिपीट कर जैसे दीजिए लास्ट वाला. Venus in 7th house in Vargas of Saturn and Mars. And further, it should be aspected. If it is aspected by Saturn and Mars, then the yoga becomes very prominent. वर्गा का सर मतलब ये है कि 7th हाउस में वो सैटर्न और मार्स के साइन में हो, नवांशा में वो सैटर्न या मार्स के साइन में चला जाए, D30 में वो सैटर्न एंड मार्स के साइन में चला जाए. मतलब वर्गा साइन वर्ड हो गया. हाँ जी, वर्गा की साइन वर्ड यूज कर ले ज्यादा अच्छा है. हाँ, साइंस ऑफ सैटर्न एंड मार्स. हाँ. फिर मून, मार्स एंड सैटर्न together in 7th house. If it is aspected by Venus, if this combination is aspected by Venus, then both the partners, यानी कि मेल एंड फीमेल जो भी पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो उसके जो भी मतलब पार्टनर है एक दूसरे के, they both are involved in infidelity, एक दूसरे के साथ चीटिंग करेंगे. अब ये मेल चार्ट है, इसमें बताओ कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है?
इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा? तो मरकरी 7th हाउस में है। हाँ, सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड का एसोसिएशन है। सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड का 6th हाउस में है नहीं? Second lord and 7th lord are together in 6th house. 6th हाउस। Mercury independently is in 7th house. जो जैसे रूना ने बोला वीनस राहु का एसोसिएशन, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वीनस एंड राहु के साथ क्या है, अगर किसी भी पार्टनर की, लड़के के चार्ट में या लड़की के चार्ट में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन है, तो उस नेटिव की शादी वीनस राहु वाले से ही कराओगे तो बेटर है। अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। मेल का सेकंड चार्ट, इसमें बताओ कुछ कॉम्बिनेशन है? सर वीनस राहु में फिर कंजक्शन ही पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है? सर ट्राइन भी है। ओके। ट्राइन भी प्रोमिनेंटली रोल प्ले करती है। इसमें बताओ कुछ इसमें कॉम्बिनेशन है? फिर से वीनस एंड राहु ट्राइन में है। सेकंड एंड 7th लॉर्ड का एसोसिएशन। Second, 7th, the association go together, Venus and Rahu trine, and that. हाँ, और मरकरी का कोई वीनस के साथ एसोसिएशन आ रहा है? नहीं आ रहा। मरकरी किसके नक्षत्र में है? आर्द्रा, राहु के में है। ओके, ठीक है। इसमें अब ये तीसरा चार्ट देखो। इसमें बताओ। Venus and Mercury together. In 9th house. In 9th house, and और भी कोई बोलो भाई, 2 ही जने बोल रहे हैं, और भी तो लोग पार्टिसिपेट करो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मंगल की दृष्टि भी शनि पर है, हाँ, तो वो भी एक असर कर सकता है ना? मंगल की दृष्टि शनि पर है। शनि। उससे कैसे मतलब? सर योग जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये साथ में होते हैं तो ये असर करते हैं, ऐसा? हाँ, ये अलका जी हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ओके। आप शायद लेट ज्वाइन करे हो ना, आपने यस शायद यस यस। टॉपिक नहीं ध्यान होगा। तो ये हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोमिनेंटली इन मेल चार्ट्स। इसमें सैटर्न नवांशा में अगर देखें तो वो भी ले सकते हैं, वीनस एंड सैटर्न। हाँ, वो भी ले सकते हैं। और दूसरा एक और चीज है, वीनस अगर डेबिलिटेशन में है इन नवांशा और इन D30, जैसे मैंने सैटर्न और मार्स के साइन लिखवाए हैं, सिमिलरली इफ वीनस इज इन डेबिलिटेशन इन नवांशा एंड इन D30, देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक, मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप डेवलप होने की हाई पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ में दशा अगर आ जाए तो प्रोमिनेंटली आप उसको बोलोगे। तो इस केस में देखो, नवांशा में डेबिलिटेशन में है, D30 में डेबिलिटेशन में है। क्लासिकल टेक्स्ट D30 को कंसिडर करता है सिर्फ और सिर्फ टू आइडेंटिफाई और टू नो द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन।
पर मैंने लास्ट क्लास के एंडिंग में भी बोला था, आप उसको मेल के लिए भी यूज करो, वो वर्क करेगा। In D30 Venus is further aspected by Mars। इधर में देखोगे D9 में Venus is in trine to Mars and conjunct with Saturn, है ना, और डेबिलिटेशन में है अपने। वैसे जनरली इन D30 Venus is appreciated in Mercury sign, Mercury based, लेकिन वर्गों के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो डेबिलिटेशन में आता है। फोर्थ चार्ट, इसमें बताएं। Venus and Mercury in 12th house. And even Jupiter in 12th house. So hidden relationship. Second and seventh lord, Second and seventh lord aspecting each other. म्यूचुअली एस्पेक्टिंग। 6 से 12 हाउसेस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 6-12 का। Even in Navansha, हाँ, Mercury, Venus and Saturn in 5th house. और फिफ्थ चार्ट, इसमें बताएं। Saturn, Mars in 5th house in dual sign. वीनस राहु का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। Venus Rahu, yes, Venus Rahu in 2nd house. और 8th हाउस से एसोसिएशन आ रहा है। 8th हाउस से एसोसिएशन कैसे आ रहा है? एट्थ लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है 9th एस्पेक्ट, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग, है ना। तो कितने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और अगर आप इन चार्ट्स को नोटिस करोगे तो सेकंड एंड सेवंथ का एसोसिएशन एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। आगे जब हम मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो जो आपने 11th लॉर्ड की बात करी थी उसको हम मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज करके देखेंगे। मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल, वही वो आई टेक इट, आफ्टर मैरिज वो। हाँ, थर्ड लॉर्ड को भी यूज करेंगे मल्टीपल मैरिज में, और मैं उसके भी आपको चार्ट्स दिखाऊंगा। हाँ जी, थर्ड लॉर्ड क्यों? थर्ड लॉर्ड क्यों? डेयरिंग नहीं, डेयरिंग तो है ही है। ये उपचय भाव है 3, 6, 11, है ना। और दूसरा अगर आप इसको देखोगे तो 8th हाउस क्या है मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में? डिजीजेस वगैरह जो सेक्सुअल हैं या प्राइवेट अफेयर उस सेंस में। हाँ, सेकंड मैरिज के लिए 8th हाउस देखते हैं। सेकंड मैरिज के लिए नहीं मैडम, 8th हाउस नहीं देखते। सेकंड देखते हैं। नहीं, सैटर्न नहीं देखते। सेकंड हाउस सेकंड हाउस, हाँ, सेकंड देखते हैं और 9th देखते हैं। ओके। वो डिपेंड करता है कि पार्टनर के साथ डिवोर्स हुआ है या नेचुरल सेपरेशन हुआ है। नेचुरल सेपरेशन इज बाय डेथ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो हाउसेस वेरी कर जाते हैं कि सेकंड लेना है, 9th लेना है ना। बट अभी हम एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे हैं, तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस वैसे मांगल्य स्थान है मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में। तो थर्ड बिकम्स 8th फ्रॉम 8th,
अगर 8th को मेलिफिशेंसी है तो शादी ब्रेक हो सकती है ना। सिमिलरली 3rd को मेलिफिशेंसी है, क्योंकि वो भावत भावम वाली थ्योरी है, मैरिज ब्रेक हो सकती है। ब्रेक होने के बाद ही दूसरी होएगी इन जनरल। लेकिन यहाँ पे एक चार्ट है ऐसा, ये एक फीमेल नेटिव का चार्ट है। इन्होंने मैरिज में रहते हुए एक दूसरी मैरिज करी हुई है, जो कि इनको पता है, और दूसरा वो सिर्फ मुझे पता है। इनको प्रेडिक्शन देते हुए बात हुई थी, तब मैंने इनको बोला था कि आपकी एक और मैरिज हुई है। देन शी कन्फेस्ड कि हाँ मेरी हुई है। दो ये अपने मैरिड पार्टनर से, जो इन्होंने सोसाइटी के सामने मैरिज करी है पब्लिकली, उसी पार्टनर के साथ रहती हैं। बट इन्होंने एक और पैरेलली मैरिज करी है मंदिर में जाके। इतनी बोल्ड स्टेटमेंट आप कैसे दे देते हो? सर हाउसेस से, दशा से। नहीं, फिर भी इतनी बोल्ड स्टेटमेंट देना कि भाई आपकी मैरिज दूसरी हुई है, बड़ा मतलब। सर डिपेंड करता है ना, क्लाइंट आपसे किस फ्लो में इंटरेक्ट कर रहा है। क्लाइंट की अगर क्यूरियोसिटी होती है तो ये कन्वर्सेशंस एट लेंथ होती हैं, है ना। जहाँ पे हाँ, और ये कब बिल्ड होती हैं, जैसे आप अपना चार्ट डेलिनेट करना शुरू करते हो तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आता है आपकी बातों पे, दैट यू आर टेलिंग हिम और हर समथिंग यूनिक। आप उसको कुछ अलग से चीजें बता रहे हो जो शायद किसी ने पहले नहीं बताई। एकांत जी, इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है सेकंड मैरिज का? इसमें या हिडन मैरिज कह लीजिए। हाँ, 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड का एक एसोसिएशन है हाँ। विद राहु, है ना। 7th लॉर्ड हैज गॉन टू द 9th हाउस। वीनस को अगर इंडिपेंडेंटली कारका देखोगे, इट इज एस्पेक्टेड बाय द 11th लॉर्ड। राइट। फिर ये सन जो कि 7th लॉर्ड है, इट इज कंजंक्ट विद 3rd लॉर्ड। है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, आगे करेंगे इस चार्ट को हम, उसमें भी लेंगे बाद में, है ना, तो तब और डेलिनेट करेंगे। फिर ये वाला चार्ट हो गया ना। इसमें मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, चलो इसमें ये लड़का है, इसका अफेयर एक 1974 के बर्थ वाली लेडी के साथ है। तो एल्डरली लेडी। 14 साल बड़ी है। हाँ, सैटर्न इज इन्फ्लुएंसिंग वीनस। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है to have an association with somebody of elderly age. If Venus is influenced by Saturn, Venus is conjunct aspected by Saturn in trick houses, और साथ में यहाँ पे Saturn is also the 7th lord. Venus is placed in the 8th house of secrecy. तो 14 साल 15 साल एल्डरली, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, these relationships do not come in open very often, है ना। बहुत ही रेयर होगा, जहाँ पे मैरिज का कॉन्टेक्स्ट बनेगा वहीं पे ही शायद बात होती होगी कि पब्लिकली लोग एक्नॉलेज करें। ठीक है। फिर अब बात करते हैं विडोअरहुड की। विडोहुड तो हम देखते हैं फीमेल चार्ट में, विडोअरहुड हम देखते हैं मेल चार्ट में। तो विडोअरहुड के लिए क्या कॉम्बिनेशंस आप लोगों ने कभी पढ़े, अभी तक नहीं पढ़े?
और मैं चाहूंगा आप लोगों के पास अगर ऐसे कोई चार्ट्स हैं, ऐसे कोई नेटिव्स आप जानते हो, आपके रिश्तेदारी में हो या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स सर्कल में कोई है ऐसा, तो उनके चार्ट्स अगर आप यूज करके अप्लाई करके देखोगे तो बहुत अच्छा है। क्लास में भी शेयर कर सकते हो, रियल टाइम लगा सकते हैं। विडोहुड का है मेरे पास चार्ट एक। विडोहुड इज डिफरेंट, विडोअरहुड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, विडोहुड तो हम देखते हैं फीमेल चार्ट में, विडोहुड, हाँ, है ना। विडोअरहुड इज इन द मेल चार्ट। टर्म्स अलग हैं, यानी एक मेल चार्ट यानी कि मेल पार्टनर की स्पाउस की डेथ। और जो इंडियन सोसाइटी है उसमें मेनली वेटेज तो विडोहुड को ही दी गई है ना, उसी की बात ज्यादा कही गई है। बट लॉस तो दोनों तरफ होता है, दोनों के ही इमोशंस अटैच होते हैं एक मैरिज में। तो ऐसे ही आप विडोअरहुड भी चेक आपको करना चाहिए, मैच मेकिंग के दौरान कर सकते हो। ठीक है। एफ्लिक्शन टू 7th हाउस 7th लॉर्ड एंड वीनस, ये एफ्लिक्शन का मतलब है यहाँ पे सीवियर एफ्लिक्शन। affliction to 7th house, 7th lord and Venus. हाँ, एग्जाम्पल है जैसे सैटर्न इन 8th हाउस, राहु इन 7th हाउस, मार्स इन 6th हाउस। तो इसमें आपका 7th हाउस को सीवियर अफ्लिक्शन हो गया, नहीं हुआ? हो गया क्योंकि राहु एंड दोनों वो पाप कतरी में आ गए ना, सैटर्न एंड हाँ हाँ। अच्छा, पाप कर्तरी में मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया या पीछे क्लास में बताया नहीं बताया। पाप कर्तरी में भी दो चीजें हैं। पाप कर्तरी में आप जब देखो, एक है स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी, एक है सिर्फ सिंपल पाप कर्तरी। तो स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी अगर होगा देन इट बिकम्स मोर पोटेंट, तब आप उसको उसके रिजल्ट्स जो हैं स्ट्रांगली प्रिडिक्ट कर सकते हो, स्ट्रांगली आप बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी कब बनता है? लाइक दिस इज स्ट्रॉन्ग पाप कतरी जब ट्रिक हाउसेस में हो। नहीं, त्रिक हाउसेस सर, पाप कर्तरी तो कोई भी हाउस हो सकता है। पाप कर्तरी में तो कोई भी हाउस हो सकता है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है। तो इसलिए इसका त्रिक हाउसेस से कोई खास एसोसिएशन नहीं है। पाप कर्तरी में स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी तब बनेगा जब सेकंड हाउस का प्लैनेट, यानी जिस भी हाउस को आप कंसिडर कर रहे हो पाप कर्तरी में, सेकंड हाउस का प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होगा। सेकंड हाउस में जो प्लेस्ड है प्लैनेट, it should be malefic and in retrogression, whereas in the 12th house the planet should be in direct motion. अभी जैसे इस वाले इसको देखिए, 4th हाउस, क्या ये पाप कर्तरी में है? फोर्थ हाउस में फोर्थ हाउस क्या ये पाप कर्तरी में है? सिंपल पाप कतरी में तो है, क्योंकि एक तरफ केतु है, एक तरफ मार्स है। हाँ, पर ये स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। रीजन बीइंग केतु इज मूविंग टुवर्ड्स सेकंड हाउस। केतु का जो मोशन है वो हमेशा रेट्रोग्रेशन की तरफ है ना। सो केतु इज मूविंग टुवर्ड्स सेकंड हाउस, केतु इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स 4th हाउस। तो ये अगर आप एक नॉर्मल पाप कर्तरी भी देखोगे उसमें भी इसमें पोटेंशियल बहुत कम है, जस्ट बिकॉज केतु इज मूविंग टुवर्ड्स सेकंड हाउस। और अगर आप डिग्री वाइज भी देखोगे ये बॉर्डर पे ही आ गया है।
ठीक है, और इसमें देख लेते हैं। हाँ ये देखो, अब ये देखो, ये लगना पाप लगना, करती है। हाँ लगना है पाप। राहु, Rahu is moving towards this and Sun is moving towards this. ऐसे ही Mars, Saturn. ये एक नॉर्मल पाप कर्तरी है सेकेंड हाउस के लिए, इधर भी मेलिफिक इधर भी मेलिफिक, बोथ आर इन डायरेक्ट मोशन, सो मार्स इज मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ हाउस। ये एक, इसमें आप पाप कर्तरी बोलोगे, पाप कर्तरी के रिजल्ट्स दे सकते हो आप, लेकिन इसमें भी एक वेरिएशन जो आता है स्ट्रॉन्ग और एक जस्ट जनरलाइज्ड नॉर्मल, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है। मेरे को एक चीज डाउट होता है कभी कभी। हाँ जी, ये जो चार्ट अभी आपने लगाया था, कभी वापस लगाएंगे ये वाला। जो अभी? हाँ जी। अब हाँ, इसमें क्या है ना, ऐसा लगता है कि सेकंड हाउस के बाद पहले तो जुपिटर आ जाता है, मार्स तो उसके बाद आता है। अगर डिग्रीज वाइज बात करें तो ये पापकत्री मतलब हो जाते हैं क्या? क्योंकि जुपिटर भी है ना एक तरफ, वो उसकी नहीं डिग्रीज जुपिटर कम है। है। अब आप इसको ऐसे देखो कि जुपिटर पहले आ गया हाँ जी। और ये हाउस भी पहले ही है, अच्छा, हाँ जी। और ये सैटर्न कहाँ पे है, नियर टू दिस, नियर टू दिस। है ना, इस तरफ ले सकते हो आप इसको, और ये मार्स है इस तरफ। तो नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, इसका मतलब आ, मार्स ने सेकंड हाउस को तो लिया ही लिया, साथ में जुपिटर को भी मतलब सब, अंदर ले हाँ लिया। हाँ हाँ हाँ, वही मैं भी उसी पे ही आ रहा था कि एवरीथिंग इज इनसाइड द एक्सिस ऑफ सैटर्न एंड मार्स। अच्छा अच्छा, इस तरीके से इंटरप्रेट करें। जो ये आर्क बन रही है सैटर्न और मार्स की डिग्रिकली, इसके बीच में है ये सारे। तो मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि इसमें जुपिटर भी अफेक्टेड है, अदरवाइज हाँ जुपिटर जुपिटर अफेक्टेड ना भी होता। अफेक्टेड है, राइट। अगर अगर डिग्रीज अदरवाइज होती तो जुपिटर नहीं होता, फिर मार्स सेकंड हाउस ही होता था। हाँ ठीक। ठीक है, और आगे जब हम डिविजनल चार्ट्स करेंगे तो मैं आपको कुछ पाप कर तरीके ऐसे रियल टाइम यूज करके भी दिखा दूंगा डिविजनल चार्ट्स में। क्योंकि आई पर्सनली फील ये पापकत्री और ये शुक्र योगा का बहुत बड़ा रोल है, हाँ स्पेशली उस हाउस के लिए। हाँ, तो खासकर लगन अगर इनमें आ कोई जाता है भी तो हाउस पाप कर्तरी में होगा तो उसके सुख कम करेगा, उसमें अफ्लिक्शन लेके आएगा। और सुख कैसे कम करेगा, इट इज मोर लाइक कि आपके पास सब कुछ है तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर लगना पापकत्री में आ जाता है तो काफी बहुत ज्यादा मतलब परेशान करता है। लगना पाप कर्तरी में आ जाता है तो हाँ, ये एक आइसोलेशन का एक बंधन योग इसको बोलते हैं, हाँ जी। है ना। तो इसको जेल के लिए भी यूज करते हैं बहुत लोग, और हो सकती है ऐसे टाइम पे जेल कि पाप कर्तरी वाले प्लैनेट्स की दशा आ जाए तो जेल हो सकती है। ठीक है, फिर आगे कॉम्बिनेशन और लिख लो विडोरहुड के। सन इन लगना, सैटर्न इन सेवेंथ हाउस। अच्छा, सन इन लगना एंड सैटर्न इन सेवेंथ हाउस, इस केस के अगर आपके पास चार्ट्स आएंगे, विडोरहुड तो सेकंड है, इसमें मैरिज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा पहले। सन एंड सैटर्न इफ दे आर forming any association with seventh house seventh lord in any manner,
it generally delays marriage and can also lead to denial of marriage. It can be the other way around, that Saturn in Lagna and Sun in 7th house also for widowhood. Saturn in Lagna and Sun in 7th house, नहीं, उसको इतना prominently नहीं कहेंगे, क्योंकि जब Saturn in 7th house आएगा तो it generally shows that the spouse would be of sickly body, diseased body, diseased prone body, है ना, थोड़ा सा वीकनेस वाला स्टेट रहेगा. अभी सैटर्न को आप अगर लग्ना में कर दोगे तो द नेटिव बिकम्स वीक. समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्पाउस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. दो आप इंटरप्रेट कर सकते हो क्योंकि एसोसिएशन तो है ही, लेकिन अगेन वेरिएशन आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड नॉर्मल वाला. कांजी नमस्ते. इसमें नमस्ते. स्ट्रॉन्ग वाला मतलब लगना इन सन इन लगना एंड सैटर्न इन 7th हाउस, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कहेंगे. उसमें तो हाँ. दोनों अगर देखते हैं तो दोनों उचके हो जाते हैं ना, सन भी उचका हो गया. कहाँ पे? और मतलब उचका इन द सेंस कि एक उसकी अपनी एक नंबर अगर हम कालपुरुष की राशि देखें, दिग्बली, दिग्बली को. दिग्बली, हाँ, वहां पर सन हो गया. सैटर्न भी अपने 7th हाउस में दिग्बली हो गया वो, क्योंकि उसका अपना कालपुरुष की राशि उच्च स्थान है उसका. हाँ. उस केस में तो वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए ना. हाँ, ओके, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन दोनों ही सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं सबसे पहले. ठीक है, दोनों ही मेलिफिक प्लैनेट्स हैं फॉर रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये सेपरेटिव जैसे अभी मैंने वर्ड यूज किया. सन की दशा में अगर शादी होगी तो शादी इरेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तो शादी टूटने के बहुत प्रोमिनेंट चांसेस रहेंगे. ये पता है आप लोगों को? हाँ जी. तो सूर्य की दशा में शादी इज नॉट रिकमेंडेड. अगर ये योग है तो. अगर ये अदरवाइज योग नहीं भी है तो ओके ओके, मतलब सूर्य की दशा में वो अब है तो महादशा तो हो गई ना हमारी आराम से 4 साल एक की, 5 साल सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड. हाँ जी, अब बताएं क्या बता रहा था मैं? हेलो. हेलो. हाँ. अब सन की हाँ, महादशा सन में की महादशा में शादी इज नॉट रिकमेंडेड. अभी लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, अगर बच्चा मैरिजेबल एज का है और सन की महादशा स्टार्ट हुई है तो क्या 6 साल तक शादी ना करें? है ना. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या रिकमेंडेशन दे सकते हो या किस तरीके से कर सकते हो? आप अंतरदशा को फिल्टर कर लो पहले तो, कि क्या अंतरदशा फेवर कर रही है शादी को, और साथ में क्या अंतरदशा इज प्रॉमिसिंग अ गुड मैरिटल लाइफ. वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी बेशक, लेकिन वो 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, डिपेंडिंग अपॉन किस प्लैनेट की अंतरदशा है, उसके बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो. अगर वो स्ट्रांग है, वो फ्रूटफुल दिख रही है, तब आप रिकमेंड करिए, और साथ में ये एक एडवाइजरी जारी करिए अपने क्लाइंट को कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएगी. अगर आई तो उस टाइम पे
आप अलग रूम यूज कर सकते हो विद इन द फैमिली, मतलब विद इन द सेम होम अगर रह रहे हो, या अगर जॉब में हो और इफ इट इज पॉसिबल टू टेक ट्रांसफर फॉर सम टाइम, जहां पे आप आना जाना कर सको, उस तरीके से आप रिलेशनशिप को चलाइए, अदरवाइज वो सेपरेशन देगा। तो सेपरेशन को टेम्पररी बेसिस पे एक्टिव रखिए रादर देन परमानेंट होने के। ये इसमें एक रिकमेंडेशन, एक इसका सॉल्यूशन है। तो सन की दशा इज नॉट फेवरेबल फॉर मैरिज। वीनस और मून if they are debilitated in 4th house, it shows widowerhood की possibility। Venus with 6th lord, अभी Venus को हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि Venus is a कारका of opposite sex, number 1। Venus is a कारका of female। ठीक है, 6th के साथ क्यों? 6th becomes the 12th from the 7th, so loss of spouse। Venus with malefics in 4th, 8th and 12th, Venus with malefics in 4th, 8th, 12th, ये तो इंडिपेंडेंटली है और इसी में एक सेकेंडरी भी है। Venus in malefics in 4, 8, 12 from Venus, it indicates the spouse may die by burning। जैसे कार में कई बार कार लग गई, कार में आग लग गई, लोगों के घरों में आग लग गई, है ना। और कई केसेस में डॉरी के लिए भी मार दिया गया है, इंडिया में तो स्पेशली जला के। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। ये है malefic in 4th, 8th, 12th from Venus। फ्रॉम वीनस, तीनों में होना चाहिए, एक में नहीं। और इसमें अगर ये जो आपने बताया वीनस विद मेलेफिक इन 4, 8, 12, तो वीनस अगर अपने घर का भी है बट मेलेफिक के साथ है तो भी 5th और 8th लॉर्ड इन 7th हाउस और 9th लॉर्ड इन 5th हाउस। नाइन्थ लॉर्ड इन 7th हाउस, 9th लॉर्ड इन 5th हाउस। अच्छा, जैसे आप लोग 5th एंड 7th के एसोसिएशन को जनरली राजयोग और उसके लिए यूज करते होंगे, लव मैरिज के लिए, है ना। बट अगर राजयोग की डेफिनेशन में जाओगे तो इट इज नॉट अ गुड राजयोग और इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिटल लाइफ। 5th का एसोसिएशन विद 7th, उसको तो लव मैरिज के लिए नहीं करते हैं यूज की, लव मैरिज है। वही तो बता रहा हूँ मैं कि आप लोग जनरली उसको लव मैरिज के लिए यूज करते होंगे, बट आप चार्ट्स में लगा के देखोगे देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ। 5th का एसोसिएशन विद 7th, 5th लॉर्ड का एसोसिएशन विद 7th लॉर्ड। नहीं, वो जैसे 5th का लॉर्ड कहते हैं ना 7th में चला गया तो सेम एसोसिएशन तो बन ही गया ना उसका
5th लॉर्ड इन 7th हाँ, या 5th 7th लॉर्ड लॉर्ड इन इन 5th 7th। या 7th लॉर्ड इन 5th। हाँ, तो 5 7 के अगर लॉर्ड्स अगर साथ में यूनाइट हैं, या 5th इन 7th है, 7th इन 5th है, इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। इसमें खटपट रहेगी मैरिटल लाइफ में। तो उसकी कुंडली में ही है, खटपट तो रहेगी फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा सर, अभी एक बात हो रही थी कि सैटर्न एंड सन की जो थी, वो मैं बीच में थोड़ा सा मिस हो गया मेरा, कि सैटर्न और सन जैसे आप बता रहे थे आमने सामने हो, है ना, तो है वही ट्राइन में भी हो तब भी प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम इसी वजह से ही है कि नहीं नहीं ट्राइन नहीं, में ये है। तो विडोअरहुड की बात है, ट्राइन अच्छा इज उसमें, डिफरेंट। अच्छा उसमें वीडियो हरीर का कोई इशू हाँ नहीं है ना? हाँ, यहाँ तो सीधा सीधा 7th हाउस को ले रहे हैं ना हम। हाँ 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 7th हाउस इज इन डायरेक्ट प्ले। ओके। अभी सैटर्न को आप ट्राइन में बिठा दोगे, लेट्स से सैटर्न को बिठा दो या सन को ट्राइन में बिठा दो, तो फिर 7th से एसोसिएशन खत्म हो गया ना, अनलेस इट इज द 7th लॉर्ड। आपने सन या लॉर्ड सैटर्न अगर को हो, हाँ 7th किसी, लॉर्ड हो और ट्राइन में जाए सन, हाँ, है ना, तब आप उस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। वो बन सकता है विडो हरीर का हाँ कॉम्बिनेशन। हाँ, ओके ओके ठीक है। बट एसोसिएशन फिर डायरेक्ट 7th हाउस से हो, है ना, तो हाँ लॉर्डशिप अगर है तब उसको आप कह सकते हो, वो क्योंकि सन ट्राइन्स की जो स्पेशली कुंडली थी नाड़ी। उसमें यही तो था, 7th लॉर्ड इन 7th लॉर्ड के साथ सन का ट्राइन था ना, नहीं सन तो ट्राइन में देखो, था। अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टनर की तो डेथ होगी ना हाँ 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 भाई, हाँ एट हाँ। सम पॉइंट ऑफ टाइम तो होनी ही है। दैट इज हम्म। कर्मा, एवरीबडी हैज टू गो बैक। हम्म। आए हैं तो जाना है। हम्म, तो बस ये है कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज है कि नहीं, वो देखो ओके। कि कम से कम, जो मेरा एक एंटिसिपेशन है, जो मेरा एक माइंडसेट है, मैं ये देखता हूँ। हालांकि देखो, बहुत अच्छे अच्छे कपल हैं जिनकी 50-50 साल शादियां चली हैं, 60-60 साल शादियां चली हैं टुगेदर, है ना। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर 15-20 साल शादी चल रही है, इट इज गुड फॉर एनी रीजन, क्योंकि एस्पिरेशंस बहुत हो गई हैं, इंडिविजुअलिटी को प्रेफरेंस मिल रही है, दी जा रही है दोनों ही साइड से। करियर बिल्डिंग कोई इंपॉर्टेंस है ना, बच्चों को लेके खटपट हो जाती है। तो अगर मॉडर्न डे सिनेरियो में 15-20 साल शादी चल रही है, इट इज गुड। और इन जनरल अगर 15-20 साल शादी खिंच रही है, तो जनरली जो भी कुछ इश्यूज होते हैं, पार्टनर्स बिकम मोर मैच्योर विद एज, और वो उसको आगे तक एक्सटेंड करने में की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल मैरिजेस की बात करेंगे, जब हम 7th हाउस को डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसमें मैं कुछ वेरिएशंस आपको और बताऊंगा कि एक प्लैनेट वीक है तो वो बुरे करके, यानी कि आपको सफरिंग देके चीजें मल्टीपल देगा। एक प्लैनेट हैप्पी स्टेट में है, यानी कि वो अच्छे स्टेट में है, क्योंकि वो खुश है, इसलिए वो आपको मल्टीप्लिसिटी देगा। दोनों के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस है। एक जगह आपको सफरिंग की वजह से मल्टीपल पार्टनर्स मिलेंगे, एक जगह आपको हैप्पीनेस की वजह से मल्टीपल पार्टनर्स मिलेंगे। ग्रोथ, तो ग्रोथ दोनों ही तरफ है, एक तरफ नेगेटिव ग्रोथ है, एक तरफ अपवर्ड ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ। ये समझ में आया? ऋण बंधन, जी ऋण बंधन कितनों को पता है यहाँ पे? व्हाट इज ऋण बंधन? वो तो ऋण, पितृ ऋण और ये मातृ ऋण, ये तो लाल किताब के हो जाते हैं ना। वो अलग चीज है। ऋण बंधन बताओ, टोटल ऋण बंधन, व्हाट इज ऋण बंधन? इसका दूसरा शायद प्रोनाउंसिएशन में एक और इसको तरीके से कहते हैं, ऋणानुबंधन। अगर ऋण बंधन नहीं समझ में आया तो ऋणानुबंधन, व्हाट इज दैट? एक बच्चे का
अपने माता पिता के साथ ऋण बंधन है, तभी वो अपने माता पिता के थ्रू जन्म लिया। एक भाई का अपने भाई बहनों के साथ ऋण बंधन है, तभी वो उनका भाई बहन बना। जिन लोगों के घरों में चोरी होती है, अगर वो चोरी का पैसा, चोरी किया हुआ सामान नहीं मिला, तो आपने अपने पिछले जन्म में उस नेटिव के पास चोरी करी थी, दैट इज ऋण बंधन। और अगर आपका सामान मिल गया तो आपने चोरी नहीं करी थी, somebody was trying to originate a new karma, और वो आपका रिकवरी हो गई। किसी ने आपका पैसा मार लिया, वापस नहीं आया, दैट इज द कॉज ऑफ ऋण बंधन, सफरिंग। सर ये तो फिर ऐसा हो गया कि हर चीज के लिए हम सोचे हमारे पुराने जन्म के कर्म है ये सब। हाँ, आप प्रारब्ध तो लेके आए हो ना। आप लाइफ में जितने भी लोगों से मिलते हो, हाँ जी। मोमेंटरीली या लाइफ लॉन्ग, दैट इज बिकॉज हाँ। ऑफ द पास्ट एसोसिएशन। जिसके साथ एसोसिएशन नहीं होगा, वो आपको ऐसे ही क्रॉस करके चला जाएगा। आपने कहीं पे भी एक चवन्नी की भी अगर ट्रांजैक्शन करी है किसी के साथ, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऋण बंधन। और प्रारब्ध जो आप लेके आते हो, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर संचित कर्मास, योर ओवरऑल एक्यूमुलेटेड कर्मास इन प्रीवियस बर्थ्स। तो आपका प्रारब्ध बहुत बड़ा है, जिसका आप एक छोटा सा पार्ट लेके इस लाइफ में आए हो। अगर होलिस्टिकली ओवरऑल पूरा प्रारब्ध को मैं, अगर संचित कर्मा को अगर मैं प्रारब्ध में लेके आऊं, तो आपका प्रारब्ध बहुत बड़ा है ना। आप सिर्फ उसका एक छोटा पोर्शन लेके आए हो इस लाइफ में। गरुड़ पुराण अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक चीज क्लियरली मेंशन्ड है, इट इज जस्ट अगेन द बिलीफ सिस्टम, कि आप मानते क्या हो क्या नहीं मानते हो। जनरली लोग क्या करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं। बट पुराणों के कॉन्टेक्स्ट में जाओगे, वेदास के कॉन्टेक्स्ट में जाओगे, तो वहां तो अगर हम हिंदुइज्म को पूरा बिलीफ सिस्टम, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम माने, तो वहां पिक एंड चूज की थ्योरी नहीं है। ठीक है। गरुड़ पुराण में it is clearly mentioned that whatever you go through in this life or next life or previous life, you are destined to go through that 100%। आप उसमें, अभी जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में फ्री विल यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण देयर इज नो फ्री विल देन। अगर आप उसको रिलेट करोगे, देन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एक ऋण बंधन है किसी के साथ। तो प्रारब्ध का मैंने जो फर्स्ट क्लास में बताया था, 6th हाउस इज द की। 6th हाउस, 6th लॉर्ड का एसोसिएशन किन प्लैनेट्स के साथ है, किन हाउसेस में है, आपको वहां पे ऋण बंधन देखने को स्ट्रांगली मिलेगा। ठीक है। फिर आगे लिख लीजिए, वीनस विद मरकरी इन 7th हाउस। वीनस इन पापकर्त्री, एक्सक्लूडिंग 4 and 8 हाउसेस, यानी कि 7th में मेलेफिक, अगर वीनस इज इन 8th हाउस, 7th और 9th में अगर मेलेफिक्स हैं, आप उसको पापकर्त्री कहोगे। लेकिन इसको हम विडोरहुड में ना ले जाके, विडोरहुड ये दे सकता है, लेकिन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसका दूसरा रीजन है कि एक्सेप्ट 4 and 8th हाउस, इफ वीनस इज इन पापकर्त्री, it indicates that the spouse may die by drowning in water। जैसे लोग समुद्र में बह जाते हैं, है ना,
कुछ लोग नदी में बह जाते हैं, पानी में गिर के डेथ हो जाती है बाय फॉल। अभी जैसे एक श्रीदेवी का केस है ना, वो तो कहीं गिरी भी नहीं, वो अपने बाथटब में ही उसकी पानी में ड्रोनिंग से डेथ हुई है। सो कुड बी अ पॉसिबिलिटी बोनी कपूर की कुंडली में ऐसा योग है। मुझे चार्ट नहीं पता है, आप लोग अगर आपके पास एक्सेस है उस चार्ट की तो आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन है या नहीं है। सन विद वीनस इन 5th हाउस, 7th हाउस और in 9th house, it shows that the native either will not have a wife, और अगर वो है तो एबॉर्शन मिसकैरेज की वजह से डेथ हो सकती है वाइफ की। जैसे डिलीवरी के टाइम पे कई फीमेल्स की डेथ हो जाती है। दिस इज एन मेल चार्ट। हाँ, मेल चार्ट। एकांत जी, आपने पहले ये बताया था ना पापकत्री, वीनस एंड पापकत्री एक्सक्लूडिंग 4th and 8th हाउस। हाँ, अभी जैसे ये कॉम्बिनेशन है बट इट इज इन द फीमेल चार्ट। वीनस इज इन द पापकत्री एक्सक्लूडिंग 4th and 8th हाउस। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है बट ये फीमेल चार्ट है। Venus in 6th, 8th or 12th houses with 2nd lord or 7th lord and further aspected by malefics, malefic या malefics। Mars and Saturn in 7th house from Venus and Moon। Mars with Venus, Mars with Saturn in 7th house it is not a good combination. It is also not a good combination for marriage and progeny। फीमेल चार्ट में मार्स एंड सैटर्न इफ दे आर टुगेदर it can lead to denial of marriage। In Virgo Lagna, if Sun and Saturn are together in 7th house, और इसी में ही अगर वर्गो लग्ना में ही अगर मार्स is in the 5th house with Sun and Saturn in the 7th house, the native will lose all his children as well।
यानी कि उसकी आंखों के आगे ही बच्चों की डेथ हो सकती है उसके रहते ही, जैसे कई पेरेंट्स के सामने उनके बच्चों की डेथ होती है। इट इज द मोस्ट पेनफुल ऋण बंधन। इससे बुरी सफरिंग किसी भी क्लासिकल स्क्रिप्चर में आपको नहीं मिलेगी कि जिन माँ बाप को अपने बच्चों की डेथ देखनी पड़े। Can you please repeat this combination? Mars in Capricorn in 5th house, in Saturn with Sun in Pisces in 7th house. Ekant, is it specifically related to the house, or Mars and Saturn Sun can be placed anywhere? नहीं, ये हाउस स्पेसिफिक है। All right, thank you. जेमिनाई और वर्गो असेंडेंट के लिए मार्स इज इनऑस्पिशियस। जब मार्स एग्जॉल्ट होगा 5th हाउस में तो वो कहाँ का रूलिंग लॉर्ड बनेगा? The 3rd house, 8th and 3rd house. 8th and 3rd Both house. both are extremely malefic, and it's getting exalted in the 5th. पीछे Yes. हमने नो प्रोजनी के कॉम्बिनेशन किए, तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा है? थर्ड लॉर्ड का 5th हाउस में कुछ एसोसिएशन था नो प्रोजनी में? ये तो सचिन तेंदुलकर का भी exalted Mars है in the 5th house. हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उसके बच्चे सन और मार्स नहीं है, सन और मार्स 12th में नहीं है, 7th में नहीं है। सन और सैटर्न, सन एंड सैटर्न। यस यस, ठीक है, मार्स 5th हाउस में है, अच्छी चीज है, एग्जॉल्टेड है, अच्छी चीज है, बट अभी बच्चों का लाइफ स्पैन है ना। अभी सचिन का भी, सचिन की डेथ तो नहीं हुई है, ही हैज अ लाइफ टू गो थ्रू। तो Yes. देखो आगे उसके बच्चों के साथ उसका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन क्या होता है, बच्चों से उसको कितना आगे प्यार मिलेगा, क्या होगा। ओके। पर आप सचिन की कौन से लग्न की कुंडली यूज कर रहे हो? शाम के 6 बजे वाली। वर्गो वाली लेते हैं ना। मार्स exalted in the 5th, which gave him sports also, because third lord gets exalted in the 5th. शाम के 6 बजे वाली ले रही हो ना? हाँ, तभी उसमें एग्जॉल्टेड होएगा ना, ठीक। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है सचिन के चार्ट में। ओके। कंट्रोवर्सी क्या है? आप ले रहे होंगे 24 अप्रैल। हाँ, 24 अप्रैल ही लेते हैं। हाँ, तो आप उसकी कुंडली बनाइए 21 अप्रैल से। अच्छा, एक तो ये कंट्रोवर्सी है। दूसरी कंट्रोवर्सी क्या है? मुंबई के किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसका बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंट करा था किसी पेपर में, या किसी उसने कहीं पे वो पब्लिश किया था कि मेरे पास ऑथेंटिक बर्थ सर्टिफिकेट है, which shows the time of birth is around 1 p.m. not 6 p.m. Rao sir used to take 6 p.m. as his official time of birth, but जब वो पब्लिकली बर्थ सर्टिफिकेट आया तो राव सर ने अपनी बुक्स में या अपने जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक एपोलॉजी भी मेंशन करी थी कि मेरी तरफ से शायद गलती है, मैं अब तक ये कुंडली लेता था बट अब मैं इसको यूज करूंगा। हाउएवर, ऑन द कॉन्ट्रारी, भारतीय विद्या भवन में इंटरनली स्टिल शाम के 6 बजे वाली कुंडली को ही यूज किया जाता है। एक्सेप्शन है कि 1-2 टीचर्स हैं जो 1 बजे की कुंडली पे काम कर रहे हैं। 1 बजे लेंगे तो सन 10th हाउस में exalted हो जाएगा, तो कैंसर बन जाएगा, चेंज हो जाएंगी चीजें ना। तो इसलिए सुंदरम सर से एक चीज सीखिए कि भाई जब तक आपके पास डेटा ऑथेंटिक ना हो तो सेलिब्रिटीज के चार्ट पे काम ना करो तो बेटर है।
Yes, you're right. ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में बातें। एकांत जी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 7th लॉर्ड शशाष्टक योग अगर बनाए वीनस से, इस मतलब एक कॉम्बिनेशन ये भी है फॉर विडोहुड। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, मैं तो आपको ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, इट इज मोर लाइक फिल्टर्ड। जो आप कह रहे हो वो भी कॉम्बिनेशन है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं चीजें आप लोगों को क्लास में दे रहा हूँ, हाँ जी, इट इज मोर लाइक फिल्टर्ड, कि ये आपको रियल टाइम एप्लीकेबिलिटी बहुत इजीली दिख जाएगी। आपका प्रेडिक्टिव पार्ट बहुत, अब जैसे मैंने आपको जो भी चीज जैसे ये पढ़ाया मेल के एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो कॉम्बिनेशन सीधा सीधा लगा के दिखा रहा हूँ, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इट इज सर मोर हम लाइक, जो चार्ट, हाँ जी, हेलो हाँ जी बोले। जी सर, हम जो चार्ट देख रहे हैं कि ये विडोवर और ये, पर सामने वाले की अगर आयु अच्छी है तो? नहीं, आयु अच्छी है तो उससे क्या लेना देना है, विडोवरहुड की क्या डेफिनेशन है? सर एक पार्टनर की डेथ। एक पार्टनर की डेथ, वो किसी भी Yes. टाइम हो ना। अभी लेट्स से एक हस्बैंड 80 इयर्स की एज का हो गया और उसकी वाइफ 75 इयर्स या 78 इयर्स की हो गई, है ना, डेथ हो गई 80 इयर्स की एज पे। ओके ओके, मतलब अर्ली एज वाले नहीं है इसमें? नहीं, मैंने ये अर्ली एज और उसमें डिफरेंशिएट नहीं करा है। ओके ओके, मैंने अभी लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज पे बात नहीं करी है। जी जी जी, longevity of marriage is different and these combinations are different. Widowerhood is entirely a different thing. अब आप इसको कैसे फिल्टर कर सकते हो कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपको किसी के चार्ट में दिख रहा है और दशाएं उस तरीके की दिख रही हैं कि ये अभी नियर फ्यूचर में ही है ना, साथ में ट्रांजिट उन हाउसेस को इम्पैक्ट कर रहा है, अच्छा, तब आप उस चार्ट को अवॉइड कर सकते हो फॉर कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। अगर मैच मीन्स मेकिंग एक डाउट वाली बात है ना, कि थोड़ा सा डाउट है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पर डेथ का चांस नहीं है। नहीं, डेथ का इसीलिए बता रहा हूँ ना, आपने प्रॉमिस देख लिया प्लेनेटरी पोजीशन से, दशा जी। देख रहे हो फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है, हम्म, और ट्रांजिट उसको डिलीवर करेगा। तो जी। यानी कि तीनों चीज पैरेलली होनी चाहिए। ओके, अगर ट्रांजिट से मेरा मतलब है ट्रांजिट शुड बी ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंसिंग दोज अच्छा, हाउसेस, जी तभी आप उसको बोलोगे। अभी सपोज करिए कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, दशा भी नहीं है और ट्रांजिट भी नहीं है, या दशा नहीं है सिर्फ ट्रांजिट है, लेट से दशा नहीं है ट्रांजिट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पेनफुल एक एक्सपीरियंस हो सकता है, डेथ नहीं होगी, है ना। डिजीज हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इंजरी हो सकती है माइनर, बट डेथ नहीं होगी। कोई एक टसल हो जाए आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए सेपरेशन हो जाए, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेथ नहीं होगी वहां पे। अभी दशा है, ट्रांजिट नहीं है, सिमिलर एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। जब तीनों चीज मिल गई, प्रॉमिस है, दशा है और ट्रांजिट है, then the event will fructify. बाकी हेलो हाँ जी, जी सर, जन्म चार्ट में सेम वैसे ही पोजीशन बन रही हो लेकिन दशा नहीं हो, हाँ, तो चांसेस है तो नहीं ट्रांजिट? होगा ना। ओके, ट्रांजिट में दशा सिर्फ और भी सिर्फ पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। अच्छा अच्छा, जैसे अगर आप जब वो बाल अरिष्ट पढ़ते हो, तो हाँ उसमें एक वर्ड यूज होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, नॉट जी जी, मृत्यु, है ना। तो सिमिलरली एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है इन मैरिज विद 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 स्पाउस, थ्रू स्पाउस, है ना। ओके। हाँ, ओके। और अब करते हैं थोड़ा सा फीमेल चार्ट्स की बात। एक विष कन्या दोष होता है, आप लोगों को पढ़ा है आपने ये पहले? पड़ा हुआ है। बताओ क्या कॉम्बिनेशन है।
एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है पर अच्छा, इसका कुछ रिजल्ट पता है? अनलकी अनलकी वो मतलब हाँ, तो इसमें विष कन्या वीनस मून का नहीं कॉम्बिनेशन, नहीं नहीं नहीं, सैटर्न मून, वो तो हो गया। इसमें नक्षत्र होते हैं और दिन होते हैं। नक्षत्र दिन, कृतिका नक्षत्र आई थिंक देयर, ट्यूसडे देयर एंड सम तिथि आल्सो। तो ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी वो बनेगा जो अभी रूना ने बोली, वार, तिथि, नक्षत्र। बट इसमें एक प्लैनेटरी फॉर्मेशन भी है, तो दोनों बता रहा हूं, लिख लीजिए। और इसके इनऑस्पिशियस इफेक्ट्स हैं फॉर हस्बैंड और उसकी फैमिली के लिए, यानी कि इन लॉज के लिए, लड़की के इन लॉज के लिए दिस बिकम्स एन इनऑस्पिशियस योगा। संडे का दिन हो, राहु का नक्षत्र सतभिषा, सिर्फ सतभिषा नक्षत्र में ही बनेगा ये। संडे का दिन, शतभिषा नक्षत्र एंड द्वादशी तिथि 12th। So a female native born on Sunday in Satbisha Nakshatra on द्वादशी तिथि, ये फॉर्म करेगा विषकन्या दोष। मतलब मून सतभिषा में उस दिन। हाँ, मून सतभिषा में उस दिन। सतभिषा नक्षत्र किस राशि में पड़ेगा? कुंभ। कुंभ। तो आप इसको अपने एंड में कुंभ लिख सकते हो। तो कुंभ राशि में किसी का भी अगर आए मून, तब आप इस चीज को एक्नॉलेज करने के लिए देख सकते हो कि क्या ये कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। ठीक है। ट्यूसडे का दिन हो, ट्यूसडे का दिन हो, विशाखा नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो। विशाखा नक्षत्र कहाँ आएगा? विशाखा आएगा तुला का, तुला लिब्रा में, और एक आधा उधर आएगा, तुला और वृश्चिक दोनों में आएगा। हाँ तुला। सर इसमें सिर्फ तिथि ले रहे हैं, पक्ष तो नहीं ले रहे हैं ना? नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं जी। तीसरा आएगा, शनिवार का दिन हो, अश्लेषा नक्षत्र हो और सेकंड तिथि हो, द्वितीय। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन होने चाहिए तभी बनेगा। दो कॉम्बिनेशन है, तीसरा नहीं है तो नहीं बनेगा। अब इसमें आ जाता है प्लैनेटरी फॉर्मेशन कैसे होती है। सैटर्न इन लग्ना, सन इन 5th हाउस, मार्स इन 9th हाउस, ये तीनों होने चाहिए एक चार्ट में, एग्जैक्टली इसी स्टेट में। सैटर्न इन लग्ना, सन इन 5th हाउस, मार्स इन 9th हाउस। ये भी विष कन्या के लिए सैटर्न एंड लग्न। हाँ हाँ हाँ, ये एक ही कॉम्बिनेशन है पूरा। ये सिर्फ ये नहीं है कि सन इन 5th हाउस विष कन्या बन गया, या मार्स इन 9th हाउस विष कन्या बन गया, या सैटर्न इन लग्ना विष कन्या बन गया। नहीं, एक ही चार्ट में ये तीनों प्लैनेटरी पोजीशन ऐसे ही होनी चाहिए। सैटर्न इन लग्ना, सन इन 5th हाउस, मार्स इन 9th हाउस। तो ये एक महीना तो रह ही सकता है अगर सन किसी भी साइन में। हाँ सर, रह सकता है बिल्कुल।
इसीलिए ये सेकंड प्रायोरिटी पे है। पहली प्रायोरिटी पे वो 3 कॉम्बिनेशन वाले जो नक्षत्र वाले लिखवाए, तिथि वाले लिखवाए वो है। अगर आप इसको वैसे करके देखोगे तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है सैटर्न सन मार्स वाला, इट ऑल्सो फॉर्म्स दैट सर्प श्राप। तो आगे की जो लाइनेज है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी प्रोजनीज में, कि भाई बच्चे नहीं हो रहे, होके डेथ हो जा रही है, एबॉर्शन मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा हैं। तो एक फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक योगा है कंटिन्यूटी में, फैमिली की कंटिन्यूटी के लिए। वन स्ट्रॉन्ग मेलेफिक इन लग्ना विद वन बेनिफिक, यानी कि a strong malefic conjunct with a benefic in lagna. Further, 2 malefics should be in the 6th house. So let's say Saturn and Sun together are in 6th house, Mars and Jupiter are in lagna. अभी यहाँ पे आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, मार्स इन एक्सॉल्टेशन स्टेट इन लग्ना विद जुपिटर, तो जुपिटर डेबिलिटेट हो गया वहां पे, 2 बेनिफिक है। या मार्स वीनस इन लग्ना इन कैप्रिकॉन साइन, तो मेलेफिक इज स्ट्रॉन्गर विद बेनिफिक, एंड सन एंड सैटर्न आर इन 6th हाउस। Saturn and Venus, Saturn and Jupiter are in lagna, Mars and Sun in 6th house, Mars and Rahu in 6th house, Mars और केतु in 6th house। ऐसे करके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक आता है कैंसिलेशन भी। कैंसिलेशन कैसे होता है? 7th लॉर्ड इन 7th हाउस विद बेनिफिक्स, बेनिफिक और बेनिफिक्स। सो लेट्स से 7th लॉर्ड वीनस है या जुपिटर है और वो 7th हाउस में हो, then further it should be with one or more benefics. कैंसिलेशन ऑफ विष कन्या योग। हाँ जी, इसका रेमेडियल मेजर भी होता है, क्योंकि अब सपोज करिए किसी की बेटी की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है और वो आपके पास आए, तो उसको तो आप रेमेडी बताओगे ना कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है तो आप ये रेमेडी करो। अगर मैच मेकिंग के लिए मेल साइड से आए तब आप शायद ये बोलोगे कि भाई इस चार्ट को छोड़ दो, इस नेटिव से मत करो शादी। बट अगर किसी के माँ बाप आ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, तब आपको रेमेडी भी सजेस्ट करनी चाहिए, बता सकते हो। तो इसकी रेमेडी है वट सावित्री व्रत। तो इसमें पहले शादी करी जाती है वट वृक्ष से, और फिर एक ऐसे जातक से, यानी कि उस कन्या का विवाह ऐसे लड़के से कराएं जो अच्छे योगों में पैदा हुआ हो, यानी जिसकी कुंडली में अच्छे योग हो। तीसरा, लड़का मांगलिक हो विद गुड और लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी लॉन्जिविटी उसकी अच्छी हो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि भाई अच्छी आयु है जीवन में, और वो मांगलिक हो। यार मांगलिक से मुझे एक चीज पूछनी थी, आंशिक मांगलिक करके भी कुछ होता है क्या? हाँ सर, कहते हैं। मांगलिक 3 तरीके से देखा जाता है, लग्ना से, मून से एंड वीनस से। तो जनरली जो मून से होते हैं
हाँ जी। उनको जनरली उनको कई लोग आंशिक बोल देते हैं, कई लोग लगना से है सिर्फ और सिर्फ तो उसको भी आंशिक बोल देते हैं। अच्छा, हाँ, तो इज इट अ सीरियस कंसर्न? क्या आंशिक मांगलिक? हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है ना, मैच मेकिंग में कैंसिलेशन भी होते हैं मांगलिक के। तो कई लोग सिर्फ इस वजह से छोड़ देते हैं कि भाई मांगलिक है, मांगलिक वर्ड यूज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। मांगलिक में भी काफी वैरायटी है, डिफरेंशिएशन है। तो मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से होती है, हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि कहाँ पे है एक्चुअल में मंगल। अब जैसे 8th हाउस का अगर मंगल है किसी का, तो इट इज रिकमेंडेड कि भाई इसकी शादी 8th हाउस वाले मंगल से ही हो तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, नहीं मेरा कंसर्न ये था कि 6 हाउसेस में मंगल हो तो मांगलिक, अब हाँ, लगन से भी ले लिए, मून से भी ले लिए, तो फिर और बड़ा वीनस से मुश्किल हो भी, जाएगा बच्चे का। और वीनस से भी। तो बच्चे, हाँ वो, हाँ तीनों से ले लिए तो फिर मतलब, तो ऐसे तो मतलब हर कोई अफेक्टेड हो ही जाएगा मुझे लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है ना सर, अच्छा, नहीं होगा ऐसा? नहीं है। तो उसमें भी मैं आगे जब कराऊंगा मैरिज के बाद, जब हम मैच मेकिंग में जाएंगे, तब मैं इसको कवर करूंगा और इसके कैंसिलेशन और इसके पूरे कॉम्बिनेशन तरीके बताऊंगा आपको। ठीक। ठीक है, तो आज की क्लास अब एंड करते हैं। ठीक है, 12:45 हो गया। कहाँ आज हमने क्या क्या कर लिया? विष कन्या पढ़ लिया, ये रह गए डिजीज, गंडमूल एंड कैरेक्टर ऑफ अ फीमेल चार्ट। तो इसको अब हम हमने नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, आज कर लिया सर, रिड्यूस्ड सीमेन, हाँ, देन सेक्सुअल इम्पोटेंसी, देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रामैरिटल मैरिटल कर लिया, विडोवरहुड, विडोवरहुड, और ये और फीमेल फीमेल चार्ट में में विष आपने कन्या विश हो कन्या गया, कंसेप्ट, हाँ है जी। ना? तो सभी डिजीज, विडोहुड भी आप बता देंगे ना उसमें फीमेल चार्ट में? हाँ वो भी करेंगे, है ना? ठीक, फिर थैंक यू, और ठीक है, चलिए आज का थैंक यू क्लास एंड एकांत जी, करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक ओके, यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।